तो पहली प्रॉपर्टी है कि प्रोडक्ट ऑफ सेम डिस्टेंस टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग एंड एंड इज कांस्टेंट। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ सेम डिस्टेंस टर्म कहाँ से कहाँ, फ्रॉम स्टार्टिंग एंड एंड इज कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट किसके बराबर होता है? इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। ठीक है ना। जैसे अगर हम इसमें कहें कि T1 T2 T3 डॉट 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 Tn-2 Tn-1 एंड Tn, ये जीपी में है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो हो क्या रहा होगा, यहाँ से जब यहाँ जाओगे तो मल्टीप्लाइड बाई आर करोगे, यहाँ से यहाँ आओगे तो मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर करोगे। सेम जब यहाँ से यहाँ आओगे तो डिवाइड बाई आर करोगे, और यहाँ से जब यहाँ आओगे तो डिवाइड बाई आर स्क्वायर करोगे। क्या ये समझ में आ रहा है सबको? तो अगर मैं सेम डिस्टेंस के टर्म का प्रोडक्ट लूँ T1 इंटू टी एन करूँ, या मैं T2 इंटू Tn-1 करूँ, तो वो भी सेम प्रोडक्ट आर आर कैंसिल हो जाएगा। या फिर मैं T3 इंटू Tn-2 करूँ तो वो भी सेम, यानी कि या तो मैं Tr या Tn-r+1 करूँ, तो ये सारा सम कांस्टेंट होगा। क्या ये प्रॉपर्टी सबको क्लिक कर रही है, ये बताइए। ये प्रॉपर्टी सबको क्लिक कर पा रही है भाई? कि इस प्रॉपर्टी में आपने क्या सीखा, बोलिए भाई। समझ गए कि नहीं भाई? कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। क्या ये प्रॉपर्टी सबको क्लिक? सेम सेम डिस्टेंस ना, यहाँ से आर टर्म, एंड से n-r+1 टर्म हो जाएगा ना, बोलो। तो सेम डिस्टेंस के टर्म का प्रोडक्ट है ना। स्टार्टिंग से जो आर टर्म होगा वो एंड से आर टर्म की लोकेशन क्या होगी? n-r+1 टर्म होगा ना। समझ गए कि नहीं भाई? तो ये पहली प्रॉपर्टी हुई। सेकंड आइए, एपी के केस में आपने दूसरी प्रॉपर्टी क्या देखी थी कि एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बाय अ कांस्टेंट ऑल टर्म्स ऑफ द एपी, रिजल्टिंग सीक्वेंस एपी रहता है। जीपीए केस में ये काम सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में होता है। मतलब मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बाय अ कांस्टेंट इन अ गिवन एपी, सॉरी इन अ गिवन जीपी, ऑल टर्म्स। देन रिजल्टिंग सीक्वेंस किस में रहेगा? रिजल्टिंग सीक्वेंस ऑलवेज इन जीपी विद सेम कॉमन रेशियो। मतलब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने से उसके कॉमन रेशियो में भी कोई चेंज नहीं आता। ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। अब इस प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा? सपोज T1 T2 T3 डॉट 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 Tn, ये सारे टर्म्स क्या हैं? जीपी में है विथ कॉमन रेशियो r। तो अगर मैं इसमें कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दूं तो भी ये रिजल्टिंग सीक्वेंस किस में बना रहेगा? जीपी में। अभी भी रेशियो, अगर इस पहले और दूसरे टर्म का रेशियो निकालें तो T2 k/T1 के कैंसिल, तो अभी भी ये T2/T1 आ जाएगा। मतलब सेम रेशियो मेंटेन करेगा। तो ये टर्म्स अभी भी रहेंगे किसमें? जीपी में विद सेम कॉमन रेशियो आर। यहीं पे मैं अगर इसमें टर्म्स बाई टर्म डिवाइड कर दूं
Tn बाई k कर दूं तो भी ये रिजल्टिंग सीक्वेंस किस में रहेगा, जीपी में, विद सेम कॉमन रेशियो आर। यानी कि इस केस में क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन बाय अ कांस्टेंट इन अ गिवन एपी, देन रिजल्टिंग सीक्वेंस ऑलवेज इन जीपी। चलिए अगली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी ये कहती है कि जैसे आपने एपी के दो टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया था टर्म्स बाय टर्म्स, तो रिजल्टिंग सीक्वेंस एपी में रहा था। सेम अगर हम दो जीपीस के टर्म्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो भी रिजल्टिंग सीक्वेंस किस में रहता है, जीपी में। यानी कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ टू डिफरेंट जीपीस of two different GPs, terms by terms, then resulting sequence always in GP। मतलब अगर टर्म्स बाई टर्म्स आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो रिजल्टिंग सीक्वेंस हमेशा किस में रहता है, जीपी में। मतलब अगर मैं कहूँ T1 T2 T3 डॉट 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 Tn जीपी में है विथ कॉमन रेशियो R1, और ऐसे ही T1 डैश T2 डैश T3 डैश डॉट 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 Tn डैश भी जीपी में है विथ कॉमन रेशियो R2। तो दोनों को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें, मतलब T1 T1 डैश T2 T2 डैश T3 T3 डैश टर्म्स बाई टर्म्स Tn Tn डैश, तो ये भी किस में रहेगा, जीपी में। और अब इसका कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा R1 R2। अच्छा, दोनों को अगर हम टर्म्स बाई टर्म्स डिवाइड कर दें, T2 बाई T2 डैश T3 बाई T3 डैश, तो भी जो Tn बाई Tn डैश, तो भी इसका कॉमन रेशियो किस में रहेगा, जीपी में रहेगा। बट अब जो कॉमन रेशियो हो जाएगा वो भी डिवाइड हो जाएगा, दैट इज R1 बाई R2। तो अगर टर्म्स बाई टर्म्स हम उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं तो भी रिजल्टिंग सीक्वेंस किस में रहता है, जीपी में। इसके बाद आइए, जैसे एपी में आप टर्म्स एज्यूम करते हैं जब टर्म्स का सम दिया होता है, सेम अगर हमें इसमें टर्म्स एज्यूम करने हैं, एज्यूम टर्म्स इन जीपी, ये हम तब जनरली यूज करेंगे जब प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स गिवन होगा। वैसे उस केस में जब सम दिया होता है तब इसमें वही काम प्रोडक्ट में कर लेंगे। वरना जनरल जो ए आर वाला एजम्पशन है वही यूज करते हैं। ये स्पेशल एजम्पशन हम तभी यूज करते हैं। सेम अगर हमें 3 टर्म्स एज्यूम करने हैं तो हम बीच में मिडिल में एक फिक्स करेंगे, आर कॉमन रेशियो से एक टर्म आगे लेंगे और एक टर्म पीछे। अगर हमें 5 टर्म्स एज्यूम करने हैं तो सेम काम मिडिल में एक फिक्स कर देंगे, आर कॉमन रेशियो से दो टर्म आगे ले लेंगे और आर कॉमन रेशियो से दो टर्म पीछे की तरफ ले लेंगे। सेम अगर हमें यही काम 4 टर्म्स के लिए करना होता है तो सेम मिडिल में अब दो टर्म एज्यूम कर लेंगे, ए बाई आर एंड ए आर। तो अब आर स्क्वायर कॉमन रेशियो आ जाएगा, तो आर स्क्वायर कॉमन रेशियो से एक टर्म आगे ले लेंगे और आर स्क्वायर कॉमन रेशियो से एक टर्म पीछे की तरफ ले लेंगे। यही अगर हमें 6 टर्म्स एज्यूम करने होंगे तो मिडिल में अब फिर से दो टर्म ले लेंगे, ए बाई आर एंड ए आर। अब दो टर्म आगे ले लेंगे आर स्क्वायर कॉमन रेशियो से और दो टर्म पीछे की तरफ ले लेंगे, ए आर क्यूब ए आर की पावर 5। तो वही कुछ कुछ सिमिलर है। अच्छा, इसमें क्या होगा, जब टर्म्स का प्रोडक्ट दिया होगा तो ये एजम्पशन का बेनिफिट ये होगा कि हर बार टर्म्स एज्यूम करने पर आर के टर्म कैंसिल हो जाएंगे तो ए डायरेक्ट निकल आया करेगा, तो हमारा कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाएगा इस एजम्पशन को यूज करने से। इसलिए उन सब सिचुएशंस में हम ये एजम्पशन यूज कर पाएंगे इजिली। समझ में आ रहा है? तो यानी कि हमने क्या देखा, अगर हमें ऑड टर्म्स चाहिए, ऑड टर्म से हमारा मतलब है 2n+1 टर्म्स चाहिए, तो हम बीच का एक टर्म फिक्स करते हैं, n टर्म्स r कॉमन रेशियो से आगे ले लेते हैं और n टर्म्स r कॉमन रेशियो से पीछे ले लेते हैं।
और बीच का एक टर्म हम फिक्स कर लेते हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं भाई ये सब लोग? यहीं पे अगर आपको इवन टर्म्स एज्यूम करने हो, इवन टर्म से मेरा मतलब है टू एन टर्म्स लेने हो, तो हम क्या करेंगे, बीच के दो टर्म फिक्स कर देते हैं, एक ए बाई आर और एक ए आर। अब यहाँ से आगे आर टर्म्स आगे ले लेते हैं। क्या क्या लेते हैं वो, आर स्क्वायर कॉमन रेशियो से, तो ए आर क्यूब, ए आर की पावर 5, ए आर की पावर 2n-1, और यहाँ पे वही पीछे की तरफ ले लेते हैं, तो ए आर क्यूब एंड सो ऑन 1 अप ए बाई आर की पावर 2n-1। तो यहाँ से इंक्लूड करते हुए इसको एन टर्म्स आर स्क्वायर कॉमन रेशियो से, और इसको इंक्लूड करते हुए एन टर्म्स, इसको इंक्लूड करते और इसको इंक्लूड करते हुए एन टर्म्स यहाँ ले लेते। ये एजम्पशन हम, अच्छा ये एजम्पशन हम केवल तब यूज करेंगे जब हमें क्या दिया होगा बताओ, या तो हमें ऑड टर्म्स लेने हो तब ये एजम्पशन यूज करेंगे, और दूसरे वाले केस में जब हमें इवन टर्म्स लेने हो तब हम ये वाला एजम्पशन यूज करेंगे। समझ में आ रहा है? चलिए, अब कोई भी केस में आपने एक प्रॉपर्टी देखी थी, अगर तीन टर्म एपी में है तो उनका कॉमन डिफरेंस सेम करके आपने एक रिजल्ट बनाया था, याद है, एबीसी। सेम अगर हम यहाँ पे देखें, ए बी सी आर इन जीपी, तो हम क्या कहेंगे कि बी बाई ए इक्वल टू सी बाई बी होगा। ये पहला रिजल्ट है जो हम यूज करेंगे अगर तीनों टर्म किस में दिए हो, जीपी में। सही है। या इसी रिजल्ट को हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी हो जाएगा, अगर तीनों टर्म किस में दिए होंगे, जीपी में। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि बी स्क्वायर की वैल्यू ए सी के बराबर भी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा आगे आइए, नेक्स्ट आइए, अगर हम सारे टर्म्स लें, मतलब a1 a2 a3 डॉट 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 an आर n टर्म्स ऑफ जीपी वेयर ai ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल i बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब जितने भी ai's हैं सब पॉजिटिव है। तो अगर हम जीपी के सारे टर्म्स का लॉग ले लें किसी भी बेस पर, तो log a1 log a2 से लेके log an, तो ये सीक्वेंस हमेशा किस में आ जाएगा, एपी में। और जिसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, log r, जहां पे r क्या होगा, कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। समझ में आया? मतलब अगर हम जीपी के सारे टर्म्स का लॉग ले लें तो रिजल्टिंग सीक्वेंस हमें किस में मिलता है, एपी में। तो अगर हम एपी का एंटी लॉग ले लें तो रिजल्टिंग सीक्वेंस किस में मिल जाएगा, जीपी में। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? मतलब इसी का अगर हम रिवर्स में आपके सामने ऐसा स्टेटमेंट लिख दें कि a1 a2 a3 डॉट 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 an आर इन AP, देन k की पावर a1 k की पावर a2 k की पावर a3 डॉट 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 k की पावर an आर इन GP वेयर k इज ग्रेटर देन 0। मतलब अगर उसका हम एंटी लॉग ले लें, मतलब k की पावर में कर दें, तो वो सारे टर्म्स किस में आ जाते हैं, जीपी में। अगर a1 a2 a3 सारे टर्म्स किस में दिए हैं, एपी में। अच्छा, अब आपके दिमाग में तुरंत चल रहा होगा कि ऐसा क्यों होता है। अब देखो ध्यान से, अगर हम आपसे कहें a1 a2 an इन जीपी है विद कॉमन रेशियो r, तो a2 को आप क्या लिख सकते हो, a1 r, a3 को क्या लिख सकते हो बताओ। क्या हम a3 को a1 r स्क्वायर लिख सकते हैं? a4 को क्या लिख सकते हो, a1 r A1 क्यूब R cube. एंड सो ऑन। अब जरा लॉग लो,
तो पहले टर्म का लॉग तो log a1 आ गया। अच्छा, अगर मैं log a2 लूं तो क्या मैं इसको log a1r लिख सकता हूँ? तो यहाँ पे log की प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये log a1 प्लस log r हो जाएगा कि नहीं, सोचो। अरे बताओ, क्या ये सही लिखा है मैंने? अब यहीं पे जरा log a3 लो तो वो आ जाएगा log ऑफ ए आर स्क्वायर। तो क्या आप इसको log a1 प्लस 2 log r लिख सकते हो? वहीं पे जरा log a4 लो तो ये बन जाएगा log ए आर की पावर 3। तो क्या आप इसको log a1 प्लस 3 log r लिख सकते हो? तो क्या आपको फील आ रहा है? बोलिए। log a1 प्लस log r, log a1 प्लस 2 log r, log a1 प्लस 3 log r, ये सब किस में आ जाएंगे? एपी में। इसीलिए जीपी के सारे टर्म्स का log लेने पर रिजल्टिंग सीक्वेंस किस में आ जाता है भाई? ये हो गया मेरे हिसाब से। बोलो, सीधा क्या लिखोगे भाई? एक्स वाई जेड इन जीपी, तो एल एन एक्स, एल एन वाई, एल एन जेड किस में होगा? एपी में। तो 2 प्लस एल एन एक्स, 2 प्लस एल एन वाई, 2 प्लस एल एन जेड किस में होगा भाई? एपी में। तो 2 प्लस एल एन एक्स बाई 3, 2 प्लस एल एन वाई बाई 3 और 2 प्लस एल एन जेड बाई 3 भी किस में आ जाएगा? एपी में। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? हाँ या ना में जवाब दो भाई जल्दी से। एक लास्ट प्रॉपर्टी देख लो। अगर मैं आपसे कहूं कि टी एन nth टर्म है, टी एन इज nth टर्म ऑफ जीपी, ठीक है, तो मैं टी एन से के डिस्टेंस आगे जाऊं तो टी एन प्लस के आएगा, और टी एन से मैं के डिस्टेंस पीछे आऊं तो टी एन माइनस के आएगा। तो ये बताओ मुझे, टी एन माइनस के, टी एन और टी एन प्लस के आर इन जीपी रहेगा कि नहीं? तो इसका मतलब टी एन के स्क्वायर को हम टी एन प्लस के इंटू टी एन माइनस के लिख सकते हैं कि नहीं? मतलब जीपी के केस में किसी भी टर्म से अगर आप सेम डिस्टेंस आगे या पीछे जाओ तो वो टर्म्स हमेशा किस में आएगा? वो तीनों टर्म्स हमेशा किस में आएंगे? जीपी में। क्लियर है कि नहीं है भाई? तो उसके प्रोडक्ट को आप वही लिख सकते हो कि नहीं? तो इसका मतलब टी एन स्क्वायर को टी एन प्लस के इंटू टी एन माइनस के लिख सकते हैं कि नहीं? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? हाँ या ना? यानी कि यहाँ पर हमने एक बात और सीखी, क्या? कि अगर मैं आपसे कहूं कि पीएथ, क्यूएथ एंड आरएथ टर्म ऑफ अ गिवन जीपी आर इन जीपी, देन पी क्यू आर ऑलवेज इन एपी। मतलब अगर हम किसी जीपी के टर्म्स लें जो आपस में ही जीपी में आ जाए तो इसका मतलब वो जो टर्म्स की लोकेशंस होंगी वो एपी में होंगी, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। समझ रहे हो कि नहीं भाई? ये ऊपर वाली प्रॉपर्टी से ही लिंक है, बट फिर भी अगर मैं इसको अलग से देखूं, कह देता हूं ए इसका फर्स्ट टर्म है, सही है, और आर इसका कॉमन रेशियो है। तो जरा मुझे ये बताओ कि टीपी कितना होगा? ए आर की पावर पी माइनस वन। टी क्यू कितना होगा? ए आर की पावर क्यू माइनस वन। और टी आर कितना होगा? ए आर की पावर आर माइनस वन। अच्छा, अब आपने कहा है कि टीपी, टी क्यू एंड टी आर किस में है भाई? जीपी में। तो इसका मतलब टी क्यू बाई टी पी वही होगा जो टी आर बाई टी क्यू होगा। अरे बोलो यार।
तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ कि r की पावर q माइनस पी वही होगा जो r की पावर r माइनस क्यू होगा। तो इसका मतलब q माइनस पी इक्वल टू r माइनस क्यू होगा। तो p q r किस में होंगे भाई? एपी में। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं? यानी अगर जीपी के 3 टर्म आपस में जीपी में है तो रिजल्टिंग सीक्वेंस हमेशा किस में आएगा? तो वो तीनों टर्म की जो लोकेशन होगी वो हमेशा किस में आ जाएगी भाई? एपी में। क्या ये बात सब लोग समझ पा रहे हो? कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या था कि आपको ए सी ई में रिलेशन चाहिए था। अच्छा, पहले रिलेशन के हिसाब से आपको पता है कि ए बी सी जो है वो एपी में है। ओके। दूसरे रिलेशन के हिसाब से आपको पता है कि 1/c 1/d और 1/e जो है वो भी एपी में है। और तीसरे रिलेशन के हिसाब से आपको पता है कि बी सी डी जो है वो जीपी में है। अच्छा, तो इसके हिसाब से आपने पढ़ा कि अगर बी सी डी जीपी में हो तो सी स्क्वायर जो है वो बी डी होता है। यानी अगर हम किसी तरीके से बी और डी की वैल्यू ए और ई के टर्म में निकाल लें तो हम रिप्लेस कर सकते हैं। अच्छा, पहले इक्वेशन से क्या हम बी की वैल्यू निकाल सकते हैं ए और सी के टर्म में? बोलो, क्या हम 2b को a प्लस सी लिख सकते हैं? तो b की वैल्यू a प्लस सी बाई टू हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे हम 2d को 1/c प्लस 1/e लिख सकते हैं। तो क्या d की वैल्यू c प्लस e बाई टू हो जाएगी? यही इक्वेशन में रख दो। तो सी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस सी बाई टू और c प्लस e, ओहो ये तो गड़बड़ लिख दिया। d की वैल्यू 2ac बाई a प्लस सी आ जाती है ना? 2ae बाई, नहीं 2ce बाई सी प्लस ई आती है। तो इसकी जगह हम वही रख देते हैं 2ce बाई सी प्लस ई। सही लिख रहा हूँ मैं? अब इसी को जरा सिंप्लीफाई करो। 2 से 2 कैंसिल, एक सी से एक सी कैंसिल, तो सी इंटू सी प्लस ई इक्वल टू सी इंटू सी प्लस ई इक्वल टू ई इंटू ए प्लस सी आ जाएगा। यहीं से सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी आ जाता है। इसका मतलब ए सी ई किस में आ जाता है? जीपी। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? पहले क्वेश्चन में बताइए मुझे कहाँ से क्या चीज रिप्लेस की गई और क्यों की गई, ये बात क्लिक हो रही है कि नहीं? देखिए तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है हमें? प्रोडक्ट ऑफ दी 3 नंबर्स। आपको पता है ना, जब आपको प्रोडक्ट दिया जाता है तो आप क्या करते हैं? नंबर्स को एज्यूम कर लेते हैं। तो 3 नंबर्स क्या एज्यूम करेंगे? ए बाई आर, ए एंड ए आर। अब तीनों का प्रोडक्ट कर दो। कितना दिया है वो? 512। यानी ए क्यूब इज 512। ए की वैल्यू 8 हो गई। चलो एक बात तो खत्म हो गया। अब हमें सिर्फ आर निकालना रह गया। अब कह रहा है कि 8 इज एडेड टू फर्स्ट टर्म एंड 6 इज एडेड टू सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म को ऐसे ही ले लो। तो ये सारे टर्म्स किस में आ जाते हैं? एपी में। अच्छा, ए हमें 8 दे ही दिया गया है, यानी 8 बाई आर प्लस 8, 14 एंड 8 आर, ये किस में है? एपी में। और अगर ये टर्म एपी में है तो आपने पढ़ा है ना 14 माइनस 8 बाई आर इक्वल टू 8 आर माइनस 14 बराबर होगा। इसका मतलब 6 आर माइनस 8 इज इक्वल टू आर इंटू 8 आर माइनस 14 इक्वल होगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? तो 3r माइनस 4 इज इक्वल टू 4r स्क्वायर माइनस 7r होगा। तो यहाँ से 4r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 4 जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 जीरो आएगा। तो r की वैल्यू या तो 2 आएगी या 1/2 आएगी। अच्छा, अगर हम r को 2 और a को 8 लेंगे तो नंबर्स क्या क्या बनेंगे? 4, 8 और 16। या फिर अगर हम r को 1/2 और a को 8 ले लें तो 16, 8 एंड 4 दोनों आंसर सही है। या तो आंसर ये नंबर 3 हो जाएंगे या ये 3 हो जाएंगे। बात तो सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये अप्रोच समझ में आई सबको? सेकंड क्वेश्चन नंबर एज्यूम नहीं करेंगे हम, यहाँ डायरेक्ट 4 नंबर्स ले लेंगे। तो हमने 4 नंबर ले लिए, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। याद रखना एजम्पशन हम जनरली वहां लगाते हैं
जहाँ पे हमें प्रोडक्ट दिया होता है, क्योंकि तब हम बेनिफिट ले पाते हैं, डायरेक्ट ए निकाल पाते हैं। बट ऐसी सिचुएशंस में हम यही काम करेंगे। अब आगे क्या कह रहा है, थर्ड टर्म जो है वो ग्रेटर है फर्स्ट टर्म से, कितना, 9। तो इसका मतलब जो थर्ड टर्म है वो फर्स्ट टर्म से 9 ग्रेटर है। अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, जो सेकेंड टर्म है वो फोर्थ टर्म से 18 ग्रेटर है। जो सेकेंड टर्म है वो फोर्थ टर्म से 18 ग्रेटर है। इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें ए और आर बताना है। क्वेश्चन समझ पा रहे हो कि नहीं भाई, बोलो। तो पहली रिजल्ट में क्या आ गया, ए आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 9, और दूसरी इक्वेशन आ गई ए आर 1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 18। तो क्या यहाँ से माइनस 1/r इक्वल टू 1/2, क्या r की वैल्यू -2 आ गई? हाँ या ना में जवाब दो, अरे बोलो यार। अच्छा, जैसे ही r -2 आया तो पहली इक्वेशन में r की वैल्यू रख दो। तो a इंटू 2² माइनस 1 इक्वल टू 9। तो क्या हमें a की वैल्यू क्या मिल गई बताओ, 3। अरे बताओ यार। तो जो टर्म्स हैं वो क्या मिले, 3, -6, 12 एंड 3 इंटू -24। क्या है लॉजिक, सबको समझ में आया? कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। जनरल टर्म्स की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, मतलब अगर ए बी सी जीपी में है तो हम ये कह देते हैं ए बी सी इन जीपी विद कॉमन रेशियो आर। ठीक है, तो बी को हम ए आर लिख देते हैं और सी को ए आर स्क्वायर लिख देते हैं। अब आओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की अगर हम वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर। तो इसको हम ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर कह दें, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, ऐसे ही अगर हम ए बी प्लस बी सी कर दें तो ए बी मतलब ए स्क्वायर आर और बी सी मतलब ए स्क्वायर आर क्यूब। तो क्या ये ए स्क्वायर आर 1 प्लस आर स्क्वायर आ गया? यहीं पे अगर हमें बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करना हो तो इसको हम क्या लिख दें, ए स्क्वायर आर स्क्वायर, और इसको क्या लिख दो, ए स्क्वायर आर की पावर 4। तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन करो, 1 प्लस आर स्क्वायर आ गया। अब ध्यान से देखो, ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर, ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर इंटू आर, और ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, ये तीनों जीपी में है कि नहीं है, बोलो भाई। तो इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड बी सी प्लस ए बी एंड बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किस में होंगे, जीपी में। कैसे प्रूव किया, समझ में आया सबको? हाँ या ना में जवाब दो। देखिए, कुछ ऐसी फीलिंग आ रही थी क्या कि परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है? ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अगर साथ लें, 2ab एक्स साथ लें और बी स्क्वायर एक साथ लें तो ये ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर बन जाएगा। ऐसे ही बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर साथ लें, 2bc एक्स साथ लें और सी स्क्वायर एक साथ लें तो ये बी एक्स प्लस सी का स्क्वायर बन जाएगा। ऐसे ही सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2cd एक्स और डी स्क्वायर साथ लें तो ये भी बन जाएगा। अब ये बना ए एक्स माइनस बी का स्क्वायर, ये बना बी एक्स माइनस सी का स्क्वायर, और ये बना सी एक्स माइनस डी का स्क्वायर, और ये पूरा लेस देन 0 आया। अब सोचो, ये तीनों पॉजिटिव हैं, तीन पॉजिटिव क्वांटिटीज का सम कभी नेगेटिव हो सकता है ना? हार्डली क्या हो सकता है, इक्वल टू, हार्डली क्या हो सकता है भाई, इक्वल टू 0। और ये इक्वल टू 0 तभी होगा जब तीनों इंडिविजुअली किसके बराबर होंगे बताओ, 0 के। जैसे ये 0 के बराबर होंगे, ए एक्स माइनस बी 0 मतलब x इज इक्वल टू बी बाई ए। ऐसे ही बी एक्स माइनस सी 0 मतलब x इज इक्वल टू सी बाई बी। और सी एक्स माइनस डी 0 मतलब x इक्वल टू डी बाई सी। इसका मतलब b बाई ए इक्वल टू सी बाई बी इक्वल टू डी बाई सी इक्वल टू एक्स। इसका मतलब ए बी सी डी किस में होंगे, जीपी में।
देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। बोलिए भाई, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो। हार्मोनिक प्रोग्रेशन। सही है ना भाई। चलिए अब आइए जरा हार्मोनिक प्रोग्रेशन। देखिए, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है, सिंपल थॉट है। A1 A2 A3 डॉट 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 AN आर इन HP, तो इसका रेसिप्रोकल AP में होता है। तो 1/A1 1/A2 1/A3 डॉट 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 1/AN आर इन AP, दैट्स इट। मतलब अगर कोई सीरीज HP में है तो उसका रेसिप्रोकल किस में होगा? कोई सीरीज अगर HP में है तो उसका रेसिप्रोकल किस में होगा? हमेशा AP में। और अगर वो AP में होगा तो 1/A2 माइनस 1/A1, 1/A3 माइनस 1/A2, और 1/A3, सॉरी 1/A4 माइनस 1/A3, ये हमेशा इक्वल होगा 1/AN माइनस 1/AN माइनस 1 के। और इसे हम D कह देंगे, जहाँ पे D का मतलब क्या होगा? कॉमन डिफरेंस ऑफ AP। क्या ये मेरी बात समझ पा रहे हो? GP का, सॉरी HP का मतलब सिर्फ इतना सा है। कोई भी सीक्वेंस HP तब होगा जब उसका रेसिप्रोकल किस में होगा? बोलिए भाई। कोई भी सीक्वेंस HP कब होगा? जब उसका रेसिप्रोकल किस में होगा? AP में। या हम कहें AP का रेसिप्रोकल क्या होगा? AP के सारे टर्म्स का रेसिप्रोकल कर दें तो वो किस में होंगे? HP में। HP के सारे टर्म्स का रेसिप्रोकल कर दें तो वो किस में आ जाएंगे? AP। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? क्लिक कर पा रहे हो कि नहीं भाई? कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। क्या ये बात सब लोग क्लिक कर पा रहे हो? चलिए, तो अब इस हिसाब से अगर हम चलें, हमें मान लो nth टर्म निकालना हो किसका? HP का। तो हम उसमें क्या करेंगे? रेसिप्रोकल करके निकाल लेंगे। तो यानी कि अब हम कहें कि A1 A2 A3 डॉट 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 AN जो है वो HP में है। तो इसका मतलब 1/A1 1/A2 1/AN जो है वो तुरंत AP में आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि 1/A2 आपको लिखना हो तो आप उसको 1/A1 प्लस D लिखोगे। ऐसे 1/A3 लिखना हो तो 1/A1 प्लस 2D लिखोगे। ऐसे करते करते अगर आपको 1/AN लिखना हो तो आप 1/A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D लिखोगे। अरे बोलो, जहाँ पे आप D का मतलब क्या बोलोगे? कॉमन डिफरेंस ऑफ किसका? AP का। सही है ना? तो यानी कि जो इसका nth टर्म AN आएगा वो क्या आ जाएगा? 1/1/A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। क्या ये फॉर्मूला क्लिक कर पाए? मतलब हम AP का nth टर्म निकालेंगे और फिर उसका क्या कर देंगे भाई, बताओ? रेसिप्रोकल। हम AP का nth टर्म निकालेंगे और उसका क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल। तो हमें किसका nth टर्म मिल जाएगा, बताओ मुझे? तो हमें किसका nth टर्म मिल जाएगा? HP का। सर HP का। समझ रहे हो कि नहीं भाई? चलिए, क्वेश्चन से करेंगे तो ज़्यादा जल्दी समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जैसे आपने कहा कि 1/3 1/7 1/11 डॉट 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 आर इन HP। अब आपसे पूछा गया फाइंड 20th टर्म। तो क्या करोगे? सिंपल थॉट है भाई। सबसे पहले क्या करेंगे?
20th टर्म करस्पॉन्ड एपी का निकाल लेंगे भाई। 3 7 11 डॉट 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 किस में आ जाएगा, एपी में। इसका हम 20th टर्म निकाल लेते हैं, तो क्या आएगा बताओ जल्दी से। 3 प्लस 1 इंटू 4, अरे बोलो 79। तो इसका मतलब एचपी का 20th टर्म क्या होगा, समझ गए कि नहीं भाई सब लोग। तुरंत आंसर 1/79 लिख देंगे। कोई कंफ्यूजन हो तो वो बात बताइए आप। क्या ये बात सब लोग समझ पा रहे हो कि नहीं, किसी को कोई डाउट या कंफ्यूजन आ रहा हो तो अपनी बात बताएगा मुझे, बोलिए भाई। समझ रहे हो कि नहीं, समझ गए। इस तरह से आप उस टर्म्स को चेंज करके लिख सकते हैं। एचपी में सिर्फ nth टर्म का ही फॉर्मूला होता है, बाकी इसमें सम नहीं निकाल सकते, क्योंकि रेसिप्रोकल करके सम निकालने से एपी का सम मत लगा दीजिएगा। सिर्फ टीएन निकाल सकते हैं, वो भी रेसिप्रोकल करके एपी बना के एपी का टीएन निकालेंगे, उसकी हेल्प से एचपी का टीएन आ जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई। अच्छा, इस पे एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करोगे क्या, पहले करो जरा। क्वेश्चन है कि 5th टर्म ऑफ एचपी is 1/9 and 9th term of 5th term of HP and 9th term of HP 1/17। तो फाइंड करना है 20th टर्म, बताओ। समझे कि नहीं क्या किया। T5 T9 HP के दिए थे, उसकी हेल्प से हमने उनको रेसिप्रोकल करके उन एपी के टर्म्स निकाल लिए, वहां से एपी का कॉमन डिफरेंस निकाल लिया, फिर एपी का 20th टर्म निकाल लिया और उसी का रेसिप्रोकल करके आंसर दे दिया। मेरे हिसाब से यहाँ तक सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अब आइए एचपी की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। समझ में आया। अब एचपी की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। चलिए, तो इसमें सिर्फ दो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट हैं जिनका यूज आप कई जगह करने वाले हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ए बी सी एच पी में है तो 2/b नहीं, तो 1/b माइनस 1/a इक्वल टू 1/c माइनस 1/b होता है। एक तो या तो इसका यूज कर लेते हैं आप, वही रेसिप्रोकल एपी वाला कॉन्सेप्ट, या 2/b इक्वल टू 1/a प्लस 1/c, इसका यूज कर लेते हैं आप। समझ में आ रहा है। और या फिर b की वैल्यू 2ac अपॉन a प्लस c होती है, आप इसका यूज कर लेते हैं। तो जहां जैसी सिचुएशन रिक्वायरमेंट होगी हम इसका यूज करेंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में इसका यूज किया जाता है। तो अगर एबीसी एचपी में है तो उसका रेसिप्रोकल एपी में होगा, बस उसी से ये सारे कॉन्सेप्ट बना दिए गए। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है। चलिए, अगली प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर a1 a2 a3 डॉट 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 an आर इन एचपी है, तो कंजिक्यूटिव का प्रोडक्ट a1 इंटू a2 a2 इंटू a3 a3 इंटू a4 डॉट 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 an-1 इंटू an, ये n-1 टाइम्स होता है फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के। और ये एचपी की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका कई जगह यूज हो जाता है। ये एचपी की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका कई जगह डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज होता है। कंजिक्यूटिव टर्म का जो प्रोडक्ट होता है वो n-1 टाइम्स होता है फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के। सही है। अच्छा, अब ये जो प्रूफ करने को भी आ जाती है क्वेश्चन वाइज भी। तो अब इसका प्रूफ देखिए, बड़ा सिंपल सा ही है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें। भाई अगर आपने कहा कि a1 a2 a3 डॉट 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 an इन HP है, सही है ना भाई। तो 1/a1 1/a2
1/A3 डॉट 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 1/AN किस में होगा बताओ? AP में। अच्छा AP में होगा तो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस फिक्स होगा, तो 1/A2 माइनस 1/A1, 1/A3 माइनस 1/A2 से लेके 1/AN माइनस 1/AN-1, ये सब कांस्टेंट डी होंगे, तो इसका मतलब 1/A2 माइनस 1/A1 डी होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि A1 माइनस A2 इज इक्वल टू A1 A2 इंटू डी होगा, यानी कि A1 माइनस A2 अपॉन डी जो है वो A1 A2 के बराबर होगा। बोलिए, तो इसका मतलब इसी तरीके से अगर हम चलें तो सेम एज हम क्या कह सकते हैं कि A2 A3 किस, सॉरी, हाँ A1 A2 A3 किसके बराबर होगा? A2 माइनस A3 बाई डी के। A3 A4 किसके बराबर होगा? A3 माइनस A4 बाई डी के। तो सेम एज AN माइनस 1 AN किसके बराबर होगा? AN माइनस 1 माइनस AN बाई डी के। अब हमें कंसेक्यूटिव के प्रोडक्ट को ही तो ऐड करना था, तो A1 A2 प्लस A2 A3 प्लस A3 A4 एंड सो ऑन AN माइनस 1 AN को हम ऐड कर दें, तो ये क्या आएगा? A1 माइनस A2, A2 माइनस A3, A3 माइनस A4 डॉट 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 AN माइनस 1 माइनस AN और होल डिवाइडेड बाई डी। अल्टरनेट टर्म्स क्या हो रहे हैं बताओ मुझे? कैंसिल आउट हो रहे हैं कि नहीं? तो यहाँ से बचेगा A1 माइनस AN बाई डी। अच्छा अभी हमें क्या चाहिए? अब हमें पता है कि 1/AN जो है वो 1/A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर होगा, तो इसका मतलब 1/AN माइनस 1/A1 जो है वो n माइनस 1 इंटू डी होगा। इसका मतलब A1 माइनस AN जो है वो A1 AN n माइनस 1 इंटू डी के बराबर होगा, तो A1 माइनस AN बाई डी जो है वो किसके बराबर होगा? n माइनस 1 इंटू A1 AN के। तो बस इसी को रिप्लेस कर देंगे, तो ये n माइनस 1 इंटू A1 AN के बराबर आ जाएगा। देख लीजिए क्या प्रूफ सबको समझ में आ रहा है? क्योंकि आपको पता है ना, सीधा क्या पता है बताओ मुझे, कि अगर A1 A2 A3 डॉट 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 A20 HP में है तो दो दो के कंसेक्यूटिव का प्रोडक्ट सीधा सीधा क्या होता है? A19 इंटू A20, n माइनस 1 n 20 है, तो 20 माइनस 1 इंटू A1 A20 होगा, यानी ये 19 A1 A20 के बराबर होगा, तो k की वैल्यू सीधा क्या लिख देंगे? 19। एक बार यही n माइनस 1 के टर्म में पूछा गया था और एक बार यही 19 में पूछा गया। फोर्थ वाला देखते हैं, फोर्थ में फंस गए। फोर्थ में क्या है कि भाई तीनों चीजें इक्वल है, और मैंने बताया ना चीजें इक्वल दी हो तो उसको सम कांस्टेंट k मान लिया जाता है। तो px माइनस ax को अगर हम k कह दें तो a की वैल्यू कितनी आ रही है? p माइनस एक्स बाई के एक्स। ऐसे ही p माइनस वाई बाई बी वाई को अगर हम k कह दें तो b की वैल्यू कितनी आ रही है? p माइनस वाई बाई के वाई। और ऐसे ही अगर हम p माइनस जेड बाई सी जेड को k कह दें तो c की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ? p माइनस जेड बाई के जेड। अच्छा अब a b c किस में है? AP में। तो बताओ p माइनस एक्स बाई के एक्स, p माइनस वाई बाई के वाई और p माइनस जेड बाई के जेड, ये भी किस में होगा? AP में। AP में कुछ भी डिवाइड करने से क्या रहता है? AP, बोलो भाई, कुछ भी मल्टीप्लाई करने से क्या रहता है? AP। तो अगर हम इसमें मल्टीप्लाइड करें बाई के, तो p माइनस एक्स बाई एक्स, p माइनस वाई बाई वाई और p माइनस जेड बाई जेड किस में आएगा भाई? AP में। अच्छा अगर हम इसमें ऐड कर दें 1, तो p बाई एक्स, p बाई वाई और p बाई जेड किस में आ जाएगा? AP में। दिख रहा है कि नहीं भाई? और फिर हम इसमें डिवाइड कर दें किससे? p से, तब भी AP रहेगा। तो 1/x 1/y 1/z किस में रहेगा बताओ? AP में।
तो एक्स वाई जेड किस में आ जाएगा भाई? एचपी में। क्या प्रूव हुआ? समझ पाए? क्या नहीं समझ पा रहे थे बोलिए।